नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज गुरुवार 18 जनवरी को 5वां दिन है। मणिपुर से शुरू हुई यह यात्रा नागालैंड में अपना सफर पूरा कर आज गुरुवार को असम में प्रवेश करेगी। आज 5वें दिन यात्रा नागालैंड के तुली डाकघर के पास से शुरू होकर असम में प्रवेश करने के बाद 12 बजे सुबह का ब्रेक लेगी और 2 बजे से यात्रा फिर शुरू होगी। बता दें कि कांग्रेस की यह यात्रा असम के 17 जिलों से होकर गुजरेगी और इस दौरान 833 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। वहीं इससे पहले कल बुधवार को नागालैंड में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नगा राजनीतिक मुद्दे का समाधान ढूंढने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में कुछ नहीं किया। इस मुद्दे को लेकर 2015 में एक ढांचागत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। राहुल ने कहा कि नगा लोगों को भरोसे में लिए और उनसे चर्चा किए बिना इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। यह मुद्दा गंभीर है और इसका समाधान आवश्यक है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4 समन जारी कर चुकी है और ईडी के आखिरी समन के मुताबिक सीएम केजरीवाल को आज 18 जनवरी को एजेंसी के समक्ष पेश होना है। हालांकि वह आज भी पेश होंगे या नहीं, इसे लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। इस बीच आप प्रमुख ने कल बुधवार को पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा था कि वह कानूनी राय ले रहे हैं और राय के अनुसार ही वह अगला कदम उठाएंगे। बता दें कि इससे पहले भी ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री को 3 बार समन जारी कर चुकी है और वह अब तक एक बार भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसके बदले तीनों बार उन्होंने ईडी को लिखित जवाब भेजकर उसके समन को गैर कानूनी करार देते हुए सवाल खड़े किए हैं। ईरान द्वारा पाकिस्तान पर मंगलवार को की गई एयर स्ट्राइक को लेकर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है और जहां तक भारत की बात है तो आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। उन्होंने कहा कि हम आत्मरक्षा में दूसरे देशों की ओर से उठाए जाने वाले ऐसे कदमों को समझ सकते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान में जैश अल अदल आतंकी संगठन के 2 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान ने ईरान को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की चर्चा इस समय जोरों पर है। ऐसे में समारोह से पहले 6 दिन तक चलने वाले सभी कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हो गए हैं और आज कार्यक्रम का तीसरा दिन है। बता दें कि इससे पहले कल बुधवार को यानी कार्यक्रम के दूसरे दिन रामलला को राम जन्मभूमि परिसर में ले जाया गया था और आज कार्यक्रम के तीसरे दिन उन्हें गर्भगृह में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद कल 19 जनवरी शुक्रवार को हवन और अन्य अनुष्ठान होंगे। बता दें कि गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति का वजन 200 किलोग्राम है और इसे मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सीबीआई और बंगाल पुलिस को मिलाकर बनने वाली संयुक्त एसआईटी 5 जनवरी को हुए हमले की जांच करेगी। इस एसआईटी में सीबीआई के अलावा राज्य पुलिस के एसपी स्तर के एक अधिकारी भी शामिल होंगे। बता दें कि राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर कार्रवाई करने पहुंची ईडी की टीम पर अचानक भीड़ ने हमला कर दिया था। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने के लिए जिलाधिकारी को रिसीवर के तौर पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि व्यास जी के तहखाने की उचित देखरेख जरूरी है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से वाद दाखिल किया गया था कि व्यास जी के तहखाने पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी कब्जा कर सकती है, इसलिए तहखाने की देखरेख की जिम्मेदारी वाराणसी के जिलाधिकारी को दी जानी चाहिए। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई की और कहा कि जिलाधिकारी विवादित संपत्ति को अपनी सुरक्षा में रखें। संपत्ति के मूल स्वरूप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बता दें कि इससे पहले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इस बात का विरोध कर चुकी है। कमेटी ने कहा था कि ज्ञानवापी के सभी हिस्सों पर कमेटी काबिज है, ऐसे में जिलाधिकारी की जरूरत नहीं है। हालांकि अदालत ने इन आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने की सफाई पर आज गुरुवार को फैसला हो सकता है। बीते 3 महीने से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर अभी तक भी पूर्ण रूप से शांति बहाल नहीं कर पाया है। दरअसल कल बुधवार सुबह से ही सुरक्षा बलों पर हमले की खबर सामने आ रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल बुधवार रात मणिपुर के थौबल जिले के एसपी कार्यालय पर संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें बीएसएफ के 3 जवान घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इससे पहले मणिपुर के मोरे शहर में बुधवार सुबह से दोपहर तक 3 बार संदिग्ध उग्रवादियों और मणिपुर पुलिस कमांडो के बीच गोलीबारी हुई। उग्रवादियों ने सुरक्षा चौकी पर हमला कर दिया। इसमें मणिपुर पुलिस के 2 कमांडो की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद पूरे मोरे शहर को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिका का एक्शन जारी है। इसी क्रम में कल बुधवार रात को अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की। बता दें कि इससे पहले हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के एक मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला किया था, जिसका अमेरिका ने जवाब दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को व्हाइट हाउस ने कहा था कि जब तक विद्रोहियों का समूह समुद्री जहाजों पर हमला करेगा, तब तक अमेरिका की जवाबी कार्रवाई भी जारी रहेगी। बता दें कि इसराइल हमास में जारी युद्ध के बाद से ही यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि वह इसराइल से जुड़े जहाजों पर हमला कर रहे हैं और ऐसा वह फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए कर रहे हैं, और जब तक इसराइल युद्ध खत्म नहीं करता, वे जहाजों को निशाना बनाना जारी रखेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। इसी कड़ी में कल बुधवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। बैठक के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अंतिम निर्णय होने तक हम संख्या पर कुछ भी नहीं बता सकते। हालांकि हमने आज बहुत अच्छी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे गठबंधन की उम्मीद है। राम मंदिर समारोह के आमंत्रण को लेकर देश की तमाम हस्तियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और इसी कड़ी में अब संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि उन्हें अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए न्योता मिला है, लेकिन वो इसमें नहीं जाएंगे। उन्होंने न्योते पर भेजी गई जवाबी चिट्ठी में लिखा कि मैं समारोह में शामिल नहीं होऊंगा, और मेरे शामिल ना होने का कारण ये है कि बीजेपी और आरएसएस ने इसे हथिया लिया है। एक धार्मिक समारोह चुनावी फायदे के लिए एक राजनीतिक अभियान बन चुका है। प्रकाश आंबेडकर ने लिखा कि मेरे दादा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने चेताया था कि अगर राजनीतिक पार्टियां धर्म पंथ को देश के ऊपर रखेंगी तो हमारी आज़ादी दूसरी बार खतरे में आ जाएगी, और इस बार शायद हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। उन्होंने कहा कि आज ये डर सही साबित हो गया है। धर्म पंथ को देश के ऊपर रखने वाली भाजपा और आरएसएस अपने राजनीतिक फायदे के लिए समारोह को हड़प चुकी हैं। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको एक चिट्ठी आई थी और कहा था कि कोई निजी तौर पर आमंत्रित करने आएगा, पर वो कोई तो आया नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन चिट्ठी में लिखा है कि बहुत वीआईपी और वीवीआईपी लोग आएंगे, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर एक ही व्यक्ति की अनुमति है। केजरीवाल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी धर्म पत्नी और अपने बच्चों के साथ जाऊं। मेरे माता पिता को भी रामलला के दर्शन करने हैं, इसलिए हम बाद में सब परिवार अयोध्या जाएंगे। मुंबई एयरपोर्ट का हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें यात्री फ्लाइट में हो रही देरी की वजह से रनवे पर ही बैठकर खाना खाते हुए दिखाई दिए थे। वहीं अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद एयरलाइन कंपनी इंडिगो और मुंबई हवाई अड्डे पर भारी जुर्माना लगाया गया है। एविएशन रेगुलेटर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS ने इंडिगो पर 1.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट को संभालने वाली MIAL पर कुल 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 60 लाख का जुर्माना BCAS ने और 30 लाख का DGCA ने लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस और मुंबई एयरपोर्ट को मंगलवार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे, और साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर तय समय में जवाब नहीं दिया तो कार्रवाई की जाएगी और वित्तीय जुर्माना भी लगाया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर उनके 2 पूर्व बिजनेस पार्टनर ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक मानहानि की इस याचिका पर जस्टिस प्रतिभा M सिंह आज 18 जनवरी गुरुवार को सुनवाई करेंगी। ये केस धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने दर्ज करवाया है। इन लोगों का कहना है कि जो इल्जाम उन पर लगाए गए हैं उससे उनकी मानहानि हुई है। बता दें कि इससे पहले धोनी के वकीलों ने इन दोनों के खिलाफ 15 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच कल बुधवार को खेला गया, और इस तीसरे मुकाबले में भी भारत ने
अफगानिस्तान को हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है। दरअसल भारत ने 20 ओवर में 212 रन बनाकर अफगानिस्तान के आगे 213 रनों का टारगेट रखा था। वहीं अफगानिस्तान ने भी 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 212 ही रन बनाए और मैच टाई हो गया, जिसके बाद दोनों टीमों के बीच सुपर ओवर खेले गए। पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 16 रन बनाए और भारत को जीतने के लिए 17 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन भारतीय टीम भी 16 ही रन बना सकी और यह सुपर ओवर भी टाई हो गया। इसके बाद दूसरा सुपर ओवर खेला गया, इसमें भारत ने अफगानिस्तान को 12 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी के आगे अफगानी बल्लेबाजों ने हथियार डाल दिए और इस तरह से भारत ने दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को 10 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। स्टॉक मार्केट आज गुरुवार 18 जनवरी को नेगेटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 150 अंक गिरकर 21,400 के पास आ गया है, तो वहीं सेंसेक्स 500 अंक नीचे 71,000 पर कारोबार कर रहा है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 1628 अंक गिरकर 71,500 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 315 अंक टूटकर 45,748 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।